हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था, है ना, जब पेपर डिस्कशन किया था तब भी, और उससे पहले जब इस वैकेंसी के बारे में हमने भी आरएसपीसीबी वाली के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वर्डिक्ट क्लासेस आपको यहाँ पर लेक्चर्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी। तो आज हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हो चुके हैं, लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। उन 3 लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड जितना भी हमारा टॉपिक है, हम आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्लस आपको आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा नीति आयोग के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई थी 2018 के अंदर, है ना, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पूरी रिपोर्ट तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये रिपोर्ट जो है लगभग 239 पेजेस की है। अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है हम स्टडी करने बैठ जाए तो एक अपने आप में सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम इसका थोड़ा थोड़ा छूते हुए जाएंगे, हम इसका भी इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें कहा क्या गया है, ठीक है। अब एक बात बताऊं दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे, ठीक है। डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जो ये नीति आयोग या 2018 का है या कुछ भी ऐसा ग्लोबल वाटर डिमांड है या ग्लोबल वाटर इंडाइसिस है, ये सब आपको बहुत सारे चैनल ये कहेंगे कि ये नहीं पूछा जाएगा, है ना, या इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादातर वीडियो जो है नहीं मिलेगा, और अगर कोई बताएगा तो बहुत कम बताएगा, लिमिटेड सा बताएगा, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों के अंदर खुद को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और मैंने आपसे कहा था कि वर्ल्ड क्लासेस पूरी तरह से कमिटेड है अपनी बात के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी कहा था कि सर आप हर दिन 2 वीडियोस कैसे डालेंगे, है ना। तो बात ऐसी है कि धीरे धीरे आप देखते जाइए, सब कुछ होता जाएगा। पहले बीच में मैं थोड़ा सा, ये हमारा क्लासरूम जो था वो इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था, इसलिए टाइम लग गया, बीच में वीडियोस अपडेट नहीं हो पाई। अब रेगुलर वीडियोस अपडेट होती रहेंगी, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइट की भी और साउंड की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं कि हमने जितने भी 3 लेक्चर्स पढ़े एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, उसके ऊपर कितने हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। रो वाटर इंजीनियरिंग के जो 3 लेक्चर है हमारे, उनके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे देखने से पहले अगर आपने देख रखे हैं तीनों लेक्चर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देख रखे तो आप एक बार प्लीज चले जाओ, है ना। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मुझे पता है कि मेरे चैनल के ऊपर लगभग 60-70% जो ऑडियंस है वो देखने के लिए आती है, वो व्यूज करती है और चली जाती है, सब्सक्राइब नहीं करती। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, वो प्लीज आप इस क्लास को भी सीरियसली लेना और इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं। कुछ भी भूल जाओ, जैसे हमने डेटा कंसीडर किया था वैसे ही आज आपको ये बात पता चल जाएगी कि पिछली क्लासेस के अंदर आपको जो भी डेटा दिया गया है वो 100% पेपर में कहीं ना कहीं पे पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं मार्कर लेके खड़ा हूं तो मैंने आपका पुराने जो एग्जाम है उनको कंसिडर किया है, मैंने देखा है, और मुझे पता है कि इस पेपर के लिए अप्रोच कैसे जानी है और कैसे हम जो हमारे नोट्स है उनके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। एक एक क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और कल के लेक्चर के जो नोट्स हैं, कल जो सैटरडे को 3rd लेक्चर अपलोड हुआ था उसके भी आपको नोट्स आज मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है गेट का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो गेट एग्जाम से पूछा गया है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि ये गेट 1998 का क्वेश्चन है। अगर आपको देखना हो तो आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर डिजाइंड फॉर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। देखो, अब एक बात सुनो, सबसे पहले जब हमने क्या किया था, डिमांड वाला लेक्चर पढ़ा था ना, डिमांड वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। अलग अलग तरीके की सारी डिमांड जो है हमने कंसिडर करी थी, ठीक है। डोमेस्टिक डिमांड करी थी, इंस्टीट्यूशनल करी थी, इंडस्ट्रियल करी थी, कमर्शियल करी थी, ठीक है, लॉसेस की करी थी, सारी की सारी कंसिडर करी थी। ये जो सारी की सारी डिमांड है ना, इसको पता क्या बोलते हैं, इस डिमांड को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डिमांड, ठीक है, नॉमिनल डिमांड बोल दें। एक और भी मैंने नाम बताया था इसी का ही, जब ये सारा का सारा कंसीडर किया जाता है तो इसे हम पर कैपिटा डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, पर कैपिटा डिमांड भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले आप ये बात समझ गए, जब सारी की सारी डिमांड हम कंसीडर करते हैं तो उस कंप्लीट डिमांड को या तो नॉमिनल डिमांड बोल लो या बोल लो पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब इसके बाद में एक हमने डिमांड पढ़ी थी फायर डिमांड, मैंने इसके अंदर फायर डिमांड को नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि फायर डिमांड को हमेशा अलग से कैलकुलेट किया जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि फायर डिमांड के अंदर हम कभी भी पर हेड कैलकुलेशन नहीं करते। उस टाइम पे एक पूरा लेक्चर हमने फायर डिमांड के ऊपर डिस्कस किया है,
कि पर हेड कैलकुलेशन कभी भी फायर डिमांड के ऊपर नहीं की जाती। हमने बहुत सारे एम्पिरिकल फॉर्मूलाज पढ़े, जैसे अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज को इस लेक्चर देखने से पहले आपको सब फॉर्मूला याद होंगे। कुछ लिंक्स फॉर्मूला की बात करूँ 3182 रूट पी, ठीक है। फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला की बात करूँ तो वो भी आपको याद होगा 4637 रूट पी 1 माइनस 0.01 रूट पी, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ लिंक फॉर्मूला भी है 4637 रूट पी 1 माइनस 0.01 रूट पी। ये कब होता है वैलिड, जब पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से नीचे होती है, ठीक है। अंडर 2 लाख देन फॉर्मूला अप्लाइड इज 4637 रूट पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.01 रूट पी, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। अब बात अपन यहाँ कर रहे थे पर कैपिटा डिमांड की। मैंने क्या बोला कि जब डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल लॉसेस सब कंसिडर किया जाता है उस डिमांड को बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। ऐसी ही एक और डिमांड होती है जिसे हमने क्या बोला, मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। ये अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी है। मंडे का लेक्चर जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मैक्सिमम डेली डिमांड होती क्या है, ठीक है। ये जो डिमांड है ना, मैक्सिमम डेली डिमांड, इसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसको कैलकुलेट जिस फॉर्मूले से किया जाता है ना, उस फॉर्मूले का नाम होता है ग्रीनविच फॉर्मूला, ठीक है, ग्रीनविच फॉर्मूला। अब मैंने एक बात बताई कि जो ये पर कैपिटा डिमांड है इसके अंदर फायर डिमांड ऐड नहीं की जाती, फायर डिमांड अलग से ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डिजाइन किया जाता है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ना वो डिजाइन किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा आपको इसके लिए आंसर देना है QMD, याद रखो। Q का मतलब डिमांड, या मैं यूं बोल लूं कि डिस्चार्ज की वैल्यू, तो मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। वहां पे हमने सिंबल लिया था पर कैपिटा डिमांड का, स्मॉल क्यू। यहाँ पे याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स जो होते हैं वो हमेशा डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अगर ऑप्शन दिया हुआ है फायर डिमांड भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है, अगर फायर डिमांड साथ में दिया हुआ है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। अब इनको भैया ड्राफ्ट भी बोल दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड है ना इसको ड्राफ्ट भी बोल दिया जाता है। अगर आपको ये बोल दे अगले क्वेश्चन में कि भैया फायर ड्राफ्ट मतलब फायर डिमांड प्लस हमारी जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, या यूं बोल लो कि मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट, तो इन दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो उसे हम एक अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और वो नाम क्या होता है इन दोनों का, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। बात थोड़ी सी उलझ गई है लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आया ना तो कल वाले लेक्चर का आप वेट कर लो, ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए ना अपने को, उनके हिसाब से अपने को ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो बता देता हूँ। क्या ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दिया गया मंथली डिमांड, फिर दिया गया है हमें एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, एवरेज डेली डिमांड, मंथली डिमांड, वीकली डिमांड, और लास्ट में दिया हुआ है मैक्सिमम डेली डिमांड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना वो पता क्या होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड होगा, ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स जो होते हैं ना वो डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना ये हमारा आएगा आगे, हम जैसे जैसे लेक्चर पढ़ेंगे ना तो डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना ये कई तरीके से होता है। पाइप का नेटवर्क है जिसे हमें बिछाना है, ठीक है, और सप्लाई से हमें कहाँ पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये अगर मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमें कहाँ तक सारे कंज्यूमर को कवर करना है, तो इसके लिए अलग अलग सिस्टम है। जैसे मैं बात करूँ रेडियल सिस्टम होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का, और डेड एंड सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमारा भी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जो है इस क्वेश्चन का आंसर था कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। इसका आंसर याद रखेंगे QMD, मैक्सिमम डेली और डिमांड, ठीक है, याद रखेंगे QMD के लिए डिजाइन किया जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आज यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा कि मैंने जो आपको लेक्चर्स के अंदर डेटा प्रोवाइड करवाया हुआ है ना फालतू का डेटा नहीं है, वो काम का डेटा है। वो क्वेश्चन है मैच करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मैच करने का है, ठीक है, और ये IES के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और इसका ईयर है, ये पूछा गया है 1999 के अंदर, ठीक है। लिस्ट क्या दी हुई है, लिस्ट दी हुई है एक तरफ कि ऑटोमोबाइल, फिर दिया हुआ है लेदर, फिर दिया हुआ है पेपर, ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी, क्रूड रिफाइनरी,
ठीक है, अब इसके आगे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन ऑटोमोबाइल के आगे दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 40, और फिर दिया हुआ है 50 to 100, और लास्ट में दिया हुआ है 100 to 400। ठीक है, अब देखो ये वही बात आ गई, मैंने कहा था आपको कि आप कुछ भी मत याद रखो, लेकिन इनके अंदर ना टेबल के अंदर कम से कम 2 या 4 डेटा याद रखो। जब ये डेटा मैंने पढ़ाया था उस टाइम आपको बताया था कि हमारी जो हॉस्पिटल जो होते हैं इनके लिए भी जो हमारी डिमांड होती है ना वो पर बेड के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब मेरे को लगता है जिन्होंने पिछले लेक्चर देखे ना उनको याद आ गया होगा कि सर कौन सी बात कर रहे हैं। फिर मैंने देखो यहाँ पर पेपर के अंदर एक आपको स्पेशल बताया था कि एक स्पेशल पेपर भी होता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर, जब हमने इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करी थी तो एक स्पेशल पेपर होता है, और वो स्पेशल पेपर जो होता है ना उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम होती है 200 से लेकर 270 लीटर पर हेड पर डे तक होती है। याद आया होगा, थोड़ा थोड़ा याद आने लगा होगा है ना। तो देखो ये उसी रेंज में फिर से रहेगा पेपर वाला। और देखो ये 40 मैंने आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल क्या होगा, किस यूनिट के अंदर होगा रॉ मटेरियल, टन के अंदर होगा। ठीक है, ये भी अपनों ने बात करी थी कि रॉ मटेरियल किसके अंदर होगा, टन के अंदर होगा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बनाएगी क्या, व्हीकल्स बनाएगी। ठीक है, रॉ मटेरियल किसमें होता है, टन में, और वाटर की डिमांड जो होती है वो किसमें होती है, किलो लीटर्स के अंदर। ये भी अपनों ने बात करी थी कि यहाँ पर ये जो डिमांड थी मैंने लिखवाया भी था कि इस तरीके से हम देते हैं, लेकिन ये होती किसके अंदर है, किलो लीटर्स के अंदर होती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी आप ये चेंज कर लो, 200 से 270 ये किलो लीटर्स है। ठीक है, लीटर पर हेड पर डे नहीं है, पर कैपिटा के हिसाब से नहीं, किलो लीटर्स के अंदर है डिमांड सारी की सारी। तो ये आपको ऑप्शन जो है ना याद आने लग गए होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो देखो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर मैं बात करूं तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा लग रहा है आपको, बताओ। ऑटोमोबाइल के अंदर देखो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है ना 50 to 100, ये कुछ कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो जो लेदर है, लेदर के लिए हमने सीधा वही डेटा दिया हुआ जो हमारे नोट्स के अंदर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है लेदर के लिए वो 40 हो गया, ऑटोमोबाइल के लिए 50 to 100 हो गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर 4 डेटा दिए हुए हैं, इसके बाद में लास्ट एक और डेटा है। अगर मैं बात करूं ये यहाँ पर ना थोड़ा गड़बड़ हो गई है, मैंने ना 5 ऑप्शन लिखने थे, 4 ऑप्शन ही लिखे हैं बीच में। एक पहला ऑप्शन है 1 to 2। ठीक है, और ऑटोमोबाइल के लिए ना देखो ये लेदर के लिए नहीं है, ऑटोमोबाइल के लिए जो है ना वो 40 है, याद रखना ये। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए 40 है, और लेदर के लिए कितना है, लेदर के लिए पिछली क्लासेस का अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पर ये याद आ जाएगा। ठीक है, कि लेदर के लिए मैंने कितना बताया था। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे यहाँ पर ऑटोमोबाइल के लिए भी 40 है और लेदर के लिए भी 40 है। हमने ये हमारे नोट्स के अंदर जो पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा मैं इनके जो आंसर दिया हुआ है ना, जो ईएस वाली ऑब्जेक्टिव बुक है उसके अंदर आंसर जो दिया हुआ है उससे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे जो हमने एक्चुअल में पढ़ा है। देखो मेरे हाथ में यहाँ पर एस के गर्ग बुक है, और मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे उनमें भी अपनों ने जो आंसर लिखा है और जो पढ़ा है वो करेक्ट है। 40 ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर है और 40 ही लेदर इंडस्ट्री के अंदर है। ठीक है, तो आप ना अगर किसी भी किताब के अंदर ये ऑप्शन पढ़ो तो वहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप इसको सही कर लेना। ऑटोमोबाइल और लेदर दोनों के लिए 40 ही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपने, तो इसका आंसर जो थोड़ा चेंज हो गया, ऑटोमोबाइल के लिए भी 40 है और लेदर के लिए भी 40 है। ठीक है, इसीलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसे कैसे अलग दे रखा है, लेदर भी हमने 40 पढ़ा है, ऑटोमोबाइल भी 40 पढ़ा है। ठीक है, ये इसके घर मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये टेबल जो है इसके अंदर दोनों के लिए ऑटोमोबाइल और यहाँ पर लेदर दोनों के लिए 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास भी अगर कोई बुक हो ना तो उसमें से आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ईएस की ऑब्जेक्टिव बुक्स जो है ना उनके अंदर ज्यादातर आंसर जो है ना ऑप्शन के हिसाब से दिए होते हैं, वो वहां पे करेक्ट चीजों को कंसिडर नहीं करते, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे देते हैं। ठीक है, 40 और 40। अब पेपर के हिसाब से यहाँ पे देखो तो कौन सा डेटा है पेपर के हिसाब से जा रहा है हमारा 200 से 270, या फिर मैं बात करूं ठीक है नॉर्मल पेपर के लिए अपने ने पढ़ा कितना 200 से 270 था, और स्पेशल पेपर के लिए भी मैंने कहा ये डिमांड जो है ना वेरी कर जाती है, 400 तक भी कर जाती है कई बार। मान लो कोई ऐसा पेपर बनाना जिसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो ये 400 तक भी चला जाता है। तो अपने को यहाँ पर जो नियर बाय डेटा जो है ना, नियर बाय डेटा आंसर के हिसाब से पेपर के लिए वो 100 से 400 होगा। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है क्रूड रिफाइनरी। तो क्रूड रिफाइनरी जो है ना इसके लिए जो हमारा आंसर है वो क्या सेट बैठेगा आपका, क्रूड रिफाइनरी जो है ना पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाली उसके अंदर सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सेट है वो है 1 से 2 किलोलीटर। ठीक है, तो ये आंसर याद करने हैं, वो आंसर याद नहीं करने हैं ऑप्शन वाले। ठीक है,
फिर से मैं एक बार बता दूं कि ES 1999 का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव की, अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो देखना वहां पर अलग अलग जो एस के गर्ग में दिया हुआ डेटा हमें वो ही करेक्ट मानना है, ठीक है। क्योंकि एस के गर्ग का जो डेटा है साफ साफ बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया जो भी डेटा दिया जा रहा है वो IS 1172 1993 के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है। इस कोड का ये रिवाइज्ड वर्जन है, एक आपको ना ये भी मिलेगा, देखो IS 1172 ये होगा 1963। इन चीजों का ध्यान रखना, अगर आप डेटा रीड कर रहे हो 1963 के हिसाब से तो बात समझ लो भैया ये कोड रिवाइज हो चुका है, अब इसके हिसाब से डेटा चलेगा, ये वाला डेटा चलेगा, वो डेटा नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले डेटा के हिसाब से पूछ लिया था, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट है ना ये समझ में आया होगा कि कोड भी जो अपडेट हुआ है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है, पुराने कोड के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपन अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फिर से वहीं जाके पूछ रहा है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे, वो फिर से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में ही है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये अपन कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन मैं आज ही करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ एक गुडरिच इक्वेशन बतानी है आपको, ठीक है। गुडरिच इक्वेशन जो है ना बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका, नहीं तो आपके मन में रहेगा कि पता नहीं क्या चीज ऐसी सूरत ने बताई नहीं है। तो मैं बताऊँ, देखो मैक्सिमम डेली डिमांड, ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे पहले, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है वो ली जाती है 180% इक्वल टू 180% ऑफ मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। जो मैक्सिमम डेली डिमांड होती है वो एवरेज डेली डिमांड का 180% ली जाती है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो उधर कितना हो जाएगा, परसेंटेज का साइन हटा दूं तो 1.8 हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि QMD मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो 1.8 टाइम है किसका, Q एवरेज डिमांड का, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो ऐसे करके जितनी भी डिमांड है, मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, और इसके बाद में फिर आ जाती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड, ठीक है, वो सारी की सारी मंथली डिमांड, ये सारे के सारे पता है किससे दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं गुडरिच इक्वेशन से। देखो नाम में गुड है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसकी इक्वेशन भी क्या होगी, बहुत ही सिंपल होगी, ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। ये हम इसकी पूरी इक्वेशन जो है ना कल पढ़ेंगे और इनको निकालते कैसे हैं। अभी तक आपने सिर्फ ये फॉर्मूले रटे होंगे, अपन इसको डिजाइन करना सीखेंगे कि ये आया कैसे, कौन साहब थे गुडरिच और इन्होंने इक्वेशन कैसे निकाली और ये कैसे आता है, ये जो है ना ये कैसे आया कैसे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ES 2016 का क्वेश्चन है, ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेज पॉपुलेटेड टाउनशिप इज टू बी डिजाइंड। ये पूछा है कि अगर कोई एवरेज पॉपुलेशन वाली टाउनशिप है तो उसके लिए जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे डिजाइन किया जाएगा। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम बात करें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो गेट में पहले पूछा गया उसके अंदर हमने आंसर क्या पढ़ा, मैक्सिमम डेली डिमांड। मैंने बताया मैक्सिमम डेली डिमांड जो होती है वो 180% होती है किसका, एवरेज डेली डिमांड का। और ये आता किसके हिसाब से, ये गुडरिच के हिसाब से आता है, इसने एक एम्पिरिकल इक्वेशन दी थी उससे हम इसको निकाल लेते हैं। वहां पर क्या होता है, एक टी की वैल्यू पुट करनी होती है हमें, अगर हम डेली के लिए बात कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, मंथली बात कर रहे हैं तो 30 आ जाएगा, वीकली बात कर रहे हैं तो 7 आ जाता है, इनके हिसाब से ये निकलती चली जाती है, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर के अंदर ये हमारी गुडरिच इक्वेशन आ जाएगी और पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रूल्स ए प्रोविजन नॉट राइट टू अपील, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस हिसाब का हमारा एग्जाम है ना ये जैसे पूछा जा रहा है, हमारा जो एग्जाम है ये मोस्टली पॉइंटेड होगा आपका एनवायरनमेंट की तरफ, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट इश्यूज एनवायरनमेंट के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको करंट इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, जो जिसके अंदर एक्ट पूछा हुआ है या कुछ ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है, जो रिलेटेड है कुछ थोड़ा सा नियमों से, रूल्स से रिलेटेड है। तो ये पूछा है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें नोट राइट टू अपील है, ठीक है, नोट राइट टू अपील, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। जो 3 और 4 थे वो दोनों के दोनों वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये प्रोविजन है, नोट राइट टू अपील। मतलब अगर आपने उस जो अपना है वो जो अपना जो एक्ट है उसका अगर आपने उल्लंघन किया या उसको तोड़ दिया तो उसके खिलाफ आप नोट राइट टू अपील, आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, अपने को ऑप्शन मिलेंगे, कुछ भी ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो है हैजार्डस के बारे में, कि हैजार्डस वेस्ट के बारे में है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा एनवायरमेंट एक्ट,
ठीक है, दिया हुआ इन्वायरमेंट एक्ट 1992, फिर दिया हुआ है इन्वायरमेंट एक्ट सेम, ईयर को छोड़ दे दिया 1990 दे दिया, और लास्ट ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट एक्ट 1986। तो ना ये आपको याद रखना है कि भैया नोट राइट टू अपील किस एक्ट के अंदर है, इन्वायरमेंटल एक्ट 1986। ये आपको याद रखना है कि अगर आपने इन्वायरमेंट एक्ट का अगर उल्लंघन कर दिया ना कहीं भी जिंदगी के अंदर, तो इसके खिलाफ आप वापस नोट राइट टू अपील, आप अपील नहीं कर सकते दोबारा। एक बार अगर इसको तोड़ा तो आप बच नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसी जगह पे फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो कंजर्व्ड है ना, बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे आप, मैं अभी आपको आगे जो हमारी अगली क्लासेस होंगी ना उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे, बायोस्फीयर भी डिस्कस करेंगे, नीचे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो उन सब के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर जो इन्वायरमेंटल एक्ट होता है ये लगता कैसे है, और इसके अंदर अगर आपने किसी बायोस्फीयर के अंदर मान लो कोई ऐसी जगह है ना, एक बहुत ही एरिया होता है बायोस्फीयर, जब हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कई कंजर्वेशन पार्क भी होते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। अगर वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ हुई, मतलब आपने अलाउ नहीं है फिर भी आप वहां गए, आपने कुछ पेड़ काटा, लकड़ियां काटी, तो आपके खिलाफ जो है ना इन्वायरमेंट एक्ट, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है आपसे, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से भी करी जाती है, और भी एक दो एक्ट लगा दिए जाते हैं ना, ढंग से आपको फंसा दिया जाता है, बच नहीं सकते। और मैं इसका एग्जांपल दूं तो आप जानते ही हो, हमारे देश के बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट राइट टू अपील किस एक्ट के अंदर है, वो है इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्वायरमेंटल, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ फिर से ये डिस्ट्रीब्यूशन मेंस के बारे में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेंस वाला ये जो क्वेश्चन है ना बार बार मेरे सामने आया, पता है क्यों? क्योंकि ये लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो जेई का हो, स्टेट जेई का हो, चाहे स्टेट एई का हो, अगर नहीं पूछा हो, कम से कम 10 जगह पे मैंने देख लिया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेंस आर डिजाइंड फॉर, ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेंस आर डिजाइंड फॉर, किसके लिए डिजाइन किया जाता है, और हर बार एक ही ऑप्शन दिया हुआ है QMD, ठीक है। जैसे लोगों ने याद रख रखा है ना JMD, जय माता दी, आप याद रखो QMD, ठीक है। ये ट्रिक है ना, जैसे ये JMD जय माता दी, वैसे ही आप अपनी ट्रिक बना लो भैया QMD, मैक्सिमम डेली डिमांड, बस रट डालो इसको, है ना। तो ये आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो ये दिया हुआ है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेंस जो है वो डिजाइन किया हुआ है, किसके लिए डिजाइन किया हुआ है। तो ये देखो यूपी जेई और एई के जो यूपी के अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे अभी यूपी जल निगम का एग्जाम हुआ थोड़े दिन पहले, अभी भी PCL का होगा, यूपी PCL का एग्जाम होगा, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है लगभग 10 से 20 बार रिपीट हुआ है। मैं आपको बताऊं एक पेपर के अंदर कई बार ये क्वेश्चन दो बार भी आ गया ऑप्शन चेंज करके, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट वो पूछा गया, मैं पहले बता देता हूं आपको, RPSC। अब हम आते हैं राजस्थान पे, RPSC वाइस प्रिंसिपल ITI, ठीक है, इसके अंदर पूछा गया, ITI में पूछा गया, 2011 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एज पर IS 1172 1963, ठीक है, 1963, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे, ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, आगे इसने जोड़ दिया फॉर डोमेस्टिक पर्पस। वो बच्चे जो राजस्थान का एग्जाम पहली बार फाइट करने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि RPSC वाइस प्रिंसिपल ITI 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू 1172 1963, देखो ये देखो ये देखो यहाँ पर फिर से ये चीज ना हाईलाइट करने वाली है 1963, ये अपडेट नहीं हुआ, देखो इन्होंने फिर से पूछ लिया उसी के बारे में। अब 1993 और 1963 के अंदर ये दोनों बार ना ये कोड जो यहाँ से यहाँ तक रिवाइज हुआ, तो कुछ डेटा चेंज हुआ होगा, है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया ES का मैच करने वाला, डेटा चेंज हुआ इसलिए हमें वहां पे दिक्कत आई, क्योंकि जो आंसर दे रखे हैं वो अपडेटेड कोड के हिसाब से ऑप्शंस जो है वो नहीं दे रखे थे, इसलिए दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन के अंदर उस टाइम पे ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है 25 लीटर ए ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन पूछा गया है 75 लीटर, सी ऑप्शन पूछा गया हमारा 135 लीटर, ठीक है, और डी ऑप्शन जो है वो पूछा गया 350 लीटर,
तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखो देख के पता चल रहा है, इसने क्या बोला, वाटर रिक्वायर्ड डोमेस्टिक पर्पज की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी डोमेस्टिक डिमांड पूछी जाएगी ना हमसे, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भैया डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहा है। जो सर ने डेटा बताया था कि एक तो LIG याद रखो और दूसरा याद रखो फुल्ली फ्लशिंग कॉलोनीज, ठीक है। अगर हमारी कॉलोनी जो है वो लोअर इनकम ग्रुप की है तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कहाँ तक जाएगा, 135 लीटर पर हेड पर डे तक मिनिमम, ठीक है। आगे इसमें जा सकता है, ये थोड़ा बहुत आगे वेरिएशन हो सकता है। अगर आपको कहीं मिले तो आप मेरे को भी बताना। मैंने तो मैक्सिमम जगह पे 135 ही पढ़ा है इसको। और ये पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कंसिडर नहीं करें तो ये 135, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कंसिडर करें तो मिनिमम 110 तक गया है। ये अपन बात कर चुके हैं कि अगर पॉपुलेशन लेस देन 20,000 होती है, ये बात कर चुके हैं अपन कि 110 से 135 के बीच में रहता है, ठीक है। ये पूरा डेटा मैं दे चुका हूँ कि मोर देन अगर 10 लाख हो तो ये बढ़ जाता है 352, कहाँ चला जाता है, ये अपनों ने बात करी थी 335 से कहाँ चला जाता है 360 लीटर पर हेड पर डे तक। ये अपन पढ़ चुके हैं। ये डेटा जो है ना, ये वाला डेटा, ये वाला, ये आपको याद आ गया होगा सर ये पर कैपिटा डिमांड वाला है। हाँ भैया पर कैपिटा डिमांड वाला। और यहाँ पर भी पर कैपिटा डिमांड के अंदर ये डेटा मैच कर गया था, थोड़ा लेस देन 20,000 होती है पॉपुलेशन तो 110 से लेके 135 तक जाता है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि अगर कॉलोनीज जो है मेरी वो क्या लोअर इनकम ग्रुप वाली हैं, तो वाटर जो हमारा रिक्वायर्ड होगा डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कितनी होगी 135 लीटर्स। और अगर कॉलोनीज जो है वो क्या फुल्ली फ्लशिंग है, फुल्ली फ्लशिंग वाली कॉलोनीज है हमारी, अच्छी सुविधा है वहाँ पर, तो वो कहाँ तक जाएगा 335 से लेके डोमेस्टिक नहीं, मैं पर कैपिटा की बात करूं तो 335 से 360 तक जाएगा। और डोमेस्टिक की बात करें तो वो रहेगा 200 लीटर पर हेड पर डे से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे तक रहेगा। कैपिटा और पर हेड दोनों चीजें सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये ना क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मेरा जो यहाँ पे मोटिव है ना वो क्वेश्चन सिर्फ आप तक पहुंचाना ही नहीं है, क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ताकि आप इस क्वेश्चन के बारे में अगर कोई फैक्ट भी है ना तो वो भी जान जाओ और आपको पता चल जाए कि हम जो नोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा सिलेबस का जिसके ऊपर अपना वीडियो लेक्चर नहीं होगा, सबके ऊपर वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर फायर डिमांड, नॉट यूज्ड फॉर फायर डिमांड, ठीक है। अब बात आ गई फायर डिमांड की। जैसे फायर डिमांड आपके दिमाग में है तो यहां पर आपके दिमाग में ऑप्शंस भी आने चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है फ्रीमैन, दूसरा ऑप्शन जो है वो है बस्टन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो है हमारा यहाँ पर कुचलिंग, कुचलिंग फॉर्मूला। और फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें ग्रीन विच फॉर्मूला, गुडरिच, सॉरी ग्रीन विच नहीं, गुडरिच फॉर्मूला, गुड रिच फॉर्मूला। गुडरिच फॉर्मूला की तो अपन ने अभी बात कर ली कि ये मैक्सिमम डेली डिमांड और ये सब कैलकुलेट करने के बारे में, और बाकी सब हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्रीमैन फॉर्मूला, बस्टन फॉर्मूला, कुचलिंग फॉर्मूला। देखो ये ना यहाँ पर जैसे ऑप्शन आए आप क्वेश्चन देखो ना तो अपनी बुक के अंदर भी कोशिश किया करो कि आपको जितना हो सके गंदा किया करो। कुचलिंग फॉर्मूला आया इसके ऊपर लिखो भैया 3182√p, वहीं लिख दो, तुरंत लिख दो, अपना भी रिवीजन हो जाता है। अब फ्रीमैन आया तो फ्रीमैन का लिख दो, बस्टन आया तो बस्टन का लिख दो, गुडरिच की इक्वेशन आई तो इसकी लिख दो। तो यहाँ पर तो अपना जो है मोटिव वो क्या है, देखो क्वेश्चन का आंसर करना है अभी, ठीक है। ये लिख लेना आप, अभी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं ये फॉर्मूले भी लिखने लगा तो फायर डिमांड जो है इनमें से किससे कैलकुलेट नहीं की जाती, वो गुडरिच से नहीं की जाती, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया ये मैं बता दूं आपको, ये पूछा गया MP सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर 2017 में, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आज हम वो कर रहे हैं जो पहले एक किसी न किसी एग्जाम के अंदर फर्दर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो पूछा है कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो है, मैक्सिमम डेली डिमांड अगर ऐड कर दी जाए, एडेड टू फायर ड्राफ्ट, है ना, मैक्सिमम डेली डिमांड जो है अगर उसको ऐड कर दिया जाए फायर ड्राफ्ट के अंदर तो इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। एडेड टू फायर डिमांड
then this is known as, तो अभी अपन ने बात करी थी कि अगर अपने बात करें मैक्सिमम डेली डिमांड की, तो मैंने बताया था कि इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे क्यूएमडी, ट्रिक हमारी क्या थी जेएमडी, जैसा क्या बन गया क्यूएमडी। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड में हमने फायर डिमांड को ऐड कर दिया, तो इस चीज को बोलते हैं को इंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी तक हमने लेक्चर के अंदर ये चीज जो है ना डिस्कस नहीं करी है, को इंसिडेंट ड्राफ्ट वगैरह। ठीक है, ये कल का जो लेक्चर होगा ना उसमें को इंसिडेंट ड्राफ्ट, गुडरिच फॉर्मूला, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सीधा सीधा को इंसिडेंट ड्राफ्ट होगा। ठीक है, जब भी मैक्सिमम डेली डिमांड के अंदर ये फायर ड्राफ्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है मैक्सिमम को इंसिडेंट डिमांड बोला जाता है। ये भी पूछा गया एमपी के अंदर, व्यापम का एक एग्जाम हुआ था, बहुत दिन चर्चा में भी रहा था। ठीक है, और ये आउट भी हुआ था 2017 के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पूछा मैक्सिमम डेली डिमांड अगर फायर डिमांड के अंदर ऐड करी जाएगी तो क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा गुडरिच इक्वेशन और ये सब, तो आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम इसका बहुत डिस्कस करने वाले हैं पूरे लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया उसमें पूछा कि फायर डिमांड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कुचलिंग्स फॉर्मूला, देखो यूनिट भी दिया इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला इन लीटर्स पर मिनट इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पर जिसको फॉर्मूला याद है ना वो इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर कर देगा। ठीक है, मैं अपने उन व्यूवर्स को बता रहा हूँ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो है डिपार्टमेंट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा बायोटेक वाले भी अलाउ है या माइनिंग वाले हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग वाला है वो तुरंत आंसर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये चीज पढ़ी है। लेकिन आप देखो अगर आपने फॉर्मूला ढंग से याद किया, जो पहली बार एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपने फॉर्मूला ढंग से याद किया ना, अच्छे से लर्न किया हुआ है, तो आप तुरंत आंसर कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो गिवन ऑप्शन है वो देखो क्या है, 3182p ए ऑप्शन है। फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है मेरे को Q बराबर 3182 अपॉन पी। फिर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3182 रूट पी, और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है 3182 अपॉन रूट पी। अब देखो फॉर्मूला अच्छे से याद है ना तो ये डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा क्वेश्चन, 3182 रूट पी। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेटा दे देता, मान लो हमें पी की वैल्यू दे देता, पी बराबर क्या होता है हमारा पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। ठीक है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, ज्यादा नहीं दूर जाएंगे, मान ले मैंने आपको दे दिया कि पॉपुलेशन जो है पी की वैल्यू वो कितनी है 100,000 है। ठीक है, 100,000 है, तो आपको कुछ नहीं करना, रूट के अंदर यहाँ वैल्यू पुट करनी है 3182 रूट 100, तो ये क्या हो जाएगा 3182 इंटू 10, तो 31,820, ये आंसर हो गया। तो इतना सिंपल होगा इसका न्यूमेरिकल अगर ये पूछा जाएगा तो, बस आपको आना चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था जो पूछा गया है यूपी जल निगम के एग्जाम में। ठीक है, यूपी जल निगम के एग्जाम में। देखो इस क्लास को ना नोट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस को, ये भी आपको पीडीएफ के अंदर अपना जो ग्रुप है, ठीक है, बड़ी क्लासेस वाला, वहां पर आपको पीडीएफ के अंदर ये मिल जाएंगे क्वेश्चन वाली सीरीज भी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सब कुछ क्लियर होगा। एक देखो दो चीजें हैं मेरे पास ना, एक भी अभी तक डाउट नहीं आया, 3 क्लासेस मैंने डाल दी, मेरे पास कोई डाउट नहीं आया। या तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है या फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं कि अभी किसी को डाउट नहीं। और यहाँ पर मेरे साथ वही चीज हो रही है, वीडियो लेक्चर देखने वाले व्यूअर कोई डाउट पूछता ही नहीं, डाउट ना पूछने का मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैं यही मानकर चलूंगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देख पा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10, वो है ए वाटर सप्लाई स्कीम is to be designed for an area over 90% population
एज लोअर इनकम ग्रुप LIG, ठीक है। व्हाट शुड बी वाटर डिमांड, व्हाट शुड बी वाटर डिमांड इन लीटर्स। अब देखो यहां पर ना इतना लंबा चौड़ा इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसने लिखा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन डाला 90% पॉपुलेशन। हमें क्वेश्चन के अंदर डील करना है सिर्फ और सिर्फ अपना कीवर्ड ढूंढ रहा है, और वो कीवर्ड हमारा था LIG, लोअर इनकम ग्रुप। जैसे ये मिले आपको दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि क्या होगा। अब देखो ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं पहला 100 लीटर पर मिनट, ठीक है। फिर बी ऑप्शन दिया है, सॉरी ये लीटर पर मिनट में नहीं है, वो मेरे पिछले क्वेश्चन की यूनिट याद रहेगी, लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। फिर दूसरा जो है बी के अंदर वो है 135, और सी ऑप्शन दिया है 150, और डी ऑप्शन जो है वो दिया है हमें 200। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। लोअर इनकम ग्रुप की बात करी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 90% पॉपुलेशन क्या कर रही है, वहां पर सिर्फ उसने LIG लिखा, इसका मतलब आंसर जो है वो क्या होगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। देखो एग्जाम जो है ना, जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी के आसपास ही घूमता है, ज्यादा कठिन नहीं होता। वो पूछेगा वही चीजें पूछेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देगा और आप लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हो, ठीक है। लैंग्वेज के साथ खेलता है वो क्वेश्चन की, और कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर आंसर जो है वो कितना होगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ये पूछा गया है UP RVUNL एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था 2016 के अंदर, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2016 के अंदर पूछा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पहले बता रहा हूँ, SSC 2007 का क्वेश्चन है। जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं वो तो इसका फटक से आंसर दे देंगे, लेकिन जो व्यूअर्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम की, या पहले जिन्होंने JEE का एग्जाम नहीं दिया, जिसके अंदर इन्वायरमेंट नहीं पूछा था, वो लोग इस क्वेश्चन को देखना, अपने डिस्कस करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11। और क्वेश्चन पूछा क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे, ऑफ वाटर पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज। सीधा सीधा लिख दिया उसने कि डोमेस्टिक पर्पज के लिए कितना होगा, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो अब यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है, देखो फिर से वैसे ही ऑप्शन है 105, फिर बी में दे दिया 135, और सी में दे दिया 125, और डी में 115। देखो इस क्वेश्चन में डिस्कस करने लायक देखो क्या चीज क्या है। यहाँ पर बोला पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द वाटर पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 135 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है, 135 आंसर है। लेकिन देखो इन चार ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता, और अगर वो यहाँ पे लिख देता 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, तो आप क्या करते, 115 और 125 को टिक कर देते। नहीं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इनको टिक नहीं करते, फिर आप इसको टिक करते 200 को। हमेशा क्या करो, जब भी अपने को नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि भैया LIG पूछा है या फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम पूछा है, कौन सी कॉलोनीज है, फुल्ली फ्लश वाली कॉलोनीज है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग मत लगाओ, और ये मत सोचो कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने गलत डाला है। नहीं, क्वेश्चन उसने सही डाला है, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। देखो 105 दे देगा, 125 दे देगा, 115 दे देगा, और लास्ट में लिखेगा 200। अब आपको लगेगा कि अच्छा लो LIG तो दिया ही नहीं, तो सीधा सीधा दिख रहा है 125 आंसर है, क्योंकि सर ने बताया था 110 से लेकर कहां तक जा सकता है, 135 तक जा रहा है इस रेंज के अंदर। नहीं, सबसे पहले देखो कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जब उसने नहीं दिया तो हमारा काम बढ़ जाता है, हमारी मेहनत बढ़ जाती है। यहाँ देखो ये डेटा जो है ना, सीधा सीधा आपके याद किए हुए डेटा से, लर्न किए हुए डेटा से मैच कर रहा है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। बस ये देखते ही आंसर टिक करना है ना। तो थोड़ा सा रुक के क्वेश्चंस को आंसर किया करो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, कि चेक किया जाता है बच्चा जो है उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी है ना। तो ये क्वेश्चन वैसा था जो आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करेगा, अगर 135 की जगह 200 डाल दिया तो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं कहा हुआ, उसने डोमेस्टिक पर्पस लिख दिया, LIG के अंदर 135 होता है, यहाँ पर 200 होता है, लो लगा लो, ये बात है। तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोर्स किया है। आप लोग ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पर चेक करना कि एग्जैक्ट डेटा अगर क्वेश्चन के अंदर कोई मैच कर रहा है तो वो आंसर होगा, ना कि 125 आंसर होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट सीधा सीधा ही पूछ लिया। क्या पूछा, मैंने आपको पहली ही क्लास के अंदर बोला था कि अगर कोई कोड आ रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का तो वो आपको याद रखना पड़ेगा और 100% याद रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट, वो यही बात पूछी हुई है। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर is arrived by using the following code। किन में से कौन सा कोड है जिससे हम टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया 11 आपको 7/1/1963, ठीक है। बी ऑप्शन दिया 11/7/2/1963, सी ऑप्शन दिया 11/7/3/1962, फोर्थ ऑप्शन डी जो है वो दिया 11/7/2/1962। देखो अब यहाँ पर ना ये कोड जो है ना सारे के सारे उसने पुराने वाले पूछ लिए वाटर रिक्वायरमेंट निकालने के। अब जिसने याद किया, जिसको पता है कि इसका आंसर क्या, वो सीधा यहाँ जाएगा कि विपुल सर ने बताया था, ठीक है। चाहे विपुल सर ने नहीं बताया, आप कहीं से और भी पढ़ रहे हो तो भी अगर इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो भैया 11/1/7/2/1963 जो है वो रिवाइज हो गया। अब कितना हो गया 11/1/7/2/1993। अब अगर ऑप्शन होगा तो ये वाला आएगा इसकी जगह, ठीक है। बाकी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 11/1/7/2/1963। और ये क्वेश्चन पूछा है आपका यूपी असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर 2013 में पूछा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे वाले पोर्शन पे है हमारा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पूरा का पूरा जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके बारे में पढ़ा है, ये मैक्सिमम डेली डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जो क्वेश्चन में पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वो पूछा गया है कि एलपीसीडी है ना, लिखा है आगे लैख पर कैपिटा पर डे, ठीक है। जो ये है डिमांड, इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आगे कुछ नहीं कहा, बस इतना लिख के छोड़ दिया और आंसर देने हैं। लगता है एग्जामिनर को आलस आ रहा था, उसने यहीं लिख के खत्म कर दिया और आगे कुछ नहीं लिखा और छोड़ दिया बच्चों पे कि वो अपने आप समझ ले। तो यहाँ पे ना एक मैं हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको। हिंट क्या है भैया कि पॉपुलेशन जो है ना वो कितनी है 10 लाख है। अब आप आंसर कर दोगे अगर आपने पहले वाली क्लासेस देखी है तो, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो 275 से 335, बी ऑप्शन जो है वो है 335 to 360, ठीक है। और सी ऑप्शन जो है वो है 150 से 240 और जो डी ऑप्शन है वो है हमारा 110 से 150। अब देखो ये सारा का सारा जो है ना एलपीसीडी के अंदर डेटा दिया हुआ है ना, यही वाला लैख पर कैपिटा पर डे। अब यहाँ पर मैंने आपको ना एक टेबल दी थी, एक डेटा दिया था पॉपुलेशन के हिसाब से। अब जिसको तो वो टेबल याद है वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, जिसको टेबल याद नहीं है वो यहाँ आंसर नहीं कर सकता। ये साफ है, सीधी सीधी बात है। मैंने आपसे कहा था जितनी भी टेबल्स आपको नोट्स के अंदर मिल रही है वो याद होनी चाहिए प्रॉपर। और देखो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, मैंने ये ऐसे हाईलाइट भी किया हुआ नोट्स के अंदर जो हाईलाइट किया हुआ ना वो यही लाइन हाईलाइट करी हुई। देखो पॉपुलेशन बराबर 10 लाख, अगर पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है तो हमारी जो डिमांड होगी ना एलपीसीडी जो है वो कितनी होगी, कहां तक वेरी करेगी 335 से 360। लगभग 2 दिन मैंने इस बात पे शोर मचाया है कि 335 से 360 याद कर लो, स्टार लगा लो बहुत बार और देख लो एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया यूपीआरवीयूएनएल का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर जेई का, वहां पूछा गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा 335 से 360 पॉपुलेशन वाली टेबल अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है कि अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना अभी अपनों ने ग्लोबल वाटर डिमांड नहीं पढ़ी, लेकिन मैं फिर भी आपको चाहता हूँ कि ये सब जो क्वेश्चन है ना ऐसे जो फैक्ट बेस्ड डेटा है वो आप यहीं पर ना याद करते हुए चलो, चीजों को छोड़ो मत, रिमेनिंग कल के लिए मत छोड़ो, आज ही इनको याद करते हुए चलो। वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ये चाहे मैं आपको दे दूं पूरा इसका वीडियो बना के भी आपको लेक्चर समझा दूं ना तब भी आपको भैया अमाउंट तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सीधा याद करते हुए चलो।
इसके अंदर गिवन ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन जो है ए, वो दिया हुआ है 52 इंटू 10⁻12। बी ऑप्शन जो है वो दिया है इसमें 35 इंटू 10⁻12। सी ऑप्शन जो है मेरे पास दिया हुआ है 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है वो दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये यहाँ पर 12 है। और ये पूरा का पूरा डेटा जो है ना, अगर अमाउंट पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है तो किलोमीटर क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में होगा, तो ये पूरा डेटा जो है ना वो हमारा मीटर क्यूब के अंदर है, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड डेटा है जो आपको याद रखना है। और ये पता है कहाँ पूछा गया है? ये भी यूपी आरबीयूएनएल के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसी सेम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसमें करेक्ट आंसर क्या है? देखो ये फैक्ट बेस्ड डेटा है, ये आपको याद करना है डायरेक्टली। मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है ना वो दिया हुआ है मेरे पास 35 इंटू 10⁻12, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है कि एरिया जो है ना अर्थ का टोटल एरिया, ये भी याद कर लो। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पूछ ले। पिछली बार क्योंकि क्या पूछा गया, पिछली बार के एग्जाम में आपसे पूछा गया वाटर डे, है ना। अब वाटर डे पूछ लिया, अर्थ डे पूछ लिया, योगा डे पूछ लिया, ठीक है। तो अर्थ डे तो याद होगा ना 23 अप्रैल, एनवायरमेंटल डे याद होगा 5 जून, बस ऐसे डेटा याद है। पॉपुलेशन डे पूछ ले, फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, पॉपुलेशन डे भी पूछ सकता है 11 जुलाई। तो ये ना आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाएगी सर आप तो पढ़ाते हो आपको याद है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कुछ जो होते हैं ना साल के कुछ दिन जो इंपॉर्टेंट डेज है वो हमें याद रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं। अब बहुत जमाना गया जब बाल दिवस याद रखने का था, अब है ये डेज याद रखो। योगा डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब है, वाटर डे कब है, ठीक है। फॉरेस्ट्री डे भी है वो भी याद रखो, विश्व वानिकी दिवस बोलते हैं उसको, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ना एरिया जो है ना अर्थ का वो कितना है, देखो वो कितना है टोटल 511 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। ये एडिशनल डेटा है, ये आप लिख लो, मे भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर, इसको भी स्टार मार्क कर लो। अर्थ का एरिया ये टोटल 511 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है ना वो ज्यादातर याद करके रखते हैं अर्थ की रेडियस 6430, ठीक है। अब ये भी याद कर लो 511 इंटू 10⁻6 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 था 16 था, मेरे पास नंबरिंग जो है वो थोड़ी उलझ गई है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना क्या नंबरिंग है कि वो है अवेलेबल, पूछा गया अवेलेबल अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब पूछ लिया अवेलेबल अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो ये सब जो है ना फिर से वही बात है, रटने वाली बात है। अब आप वो सर आप रटने के लिए बोल रहे हो, भैया जो रटने की चीजें ना वो रटनी ही पड़ेंगी, उनका कोई इलाज नहीं है। कल मैंने जीके की क्लास के अंदर भी बोला था कि आप लोग जब तैयारी करते हो ना, अभी यहाँ पे बात आ जाएगी मैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर दूं, तो तैयारी जब भी स्टार्ट करते हो किसी भी चीज की तो आप हमेशा ईयर से स्टार्ट किया करो। देखो अब ना बहुत सारे लोगों को ना याद नहीं होता कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कहाँ है, ठीक है, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कहाँ है। तो इनका ना एक तरीका होता है, तरीका देखो वैसे तो बताना नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ। इसका तरीका क्या होता है, लिखो 1972, 1973, 1974। अब देखो मैंने कैसे याद कर रखा, 1972 के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रीय, ये आई थी राष्ट्रीय चीता नीति, बोल लो इसको अपने लिए अगर आपको याद होता है तो। ये मैं बता देता हूँ ये क्या है, ये आई थी नेशनल टाइगर पॉलिसी आई थी, फिर ये लागू हो गई 1973 के अंदर राजस्थान के अंदर, और 1974 के अंदर क्या आ गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आ गया। तो ऐसे करके याद करो लाइन से, सीक्वेंस से। कल भी मैंने बताया था, देखो मैंने याद कर रखा था, कल मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करी थी, तो 11 से 27, 1301, 1303, ठीक है, फिर 1534, फिर 1567, ये याद रखो, ठीक है। इसके बाद आगे भी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो वो सारा डेटा मैंने ऐसे बताया था कि इसी तरीके से याद करना है। अब वो सर आपको याद है क्या? हाँ भैया याद है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बप्पा रावल का अधिकार, 1301 के अंदर पहला अग्निशाखा, फिर दूसरा अग्निशाखा, सॉरी 1301 के अंदर पहला जल जोहर, फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा, फिर 1534 1535 के अंदर युद्ध हुआ, 1535 में दूसरा शाखा, 1567 के अंदर तीसरा शाखा। पूछ लो, राजाओं के नाम भी पूछ लो, ऐसे ही बताऊंगा, हर चीज ऐसे ही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने याद किया है ईयर के हिसाब से याद किया, तो मुझे भूलने में टाइम लगता है चीजों को, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ो। तो अवेलेबल अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पूछा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। अर्थ की बात कर लो या पूछ लो, हिंदी में दिया हुआ था क्वेश्चन, मैंने इसको इंग्लिश में बनाया है। जैवमंडल बोल लो, बायोस्फीयर में बोल लो, ड्रिंकिंग वाटर का अमाउंट जो है वो कितना है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या दिए होंगे।
पहला ऑप्शन जो है ना वो दिया हुआ है 2.7, जो बी ऑप्शन दिया हुआ है मेरा सेकंड वो 26.1 है, सी ऑप्शन जो है ना वो 20.7 है, और जो डी ऑप्शन है ना मेरा 6.3 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर जो है ना वो क्या 2.7 है। ठीक है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बायोस्फीयर बोल लो। ठीक है, तो वो कितना है 2.7% है। ठीक है, ये परसेंटेज के अंदर डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर वो है हमारा, वो भी हिंदी में दिया हुआ है, इसको हिंदी में डिस्कस कर देते हैं। वो दिया हुआ था मेरे पास, हिंदी में मिला मुझे कि महासागरों के अंदर मिश्रित होने वाला पानी का अमाउंट, मिश्रित होने वाला पानी कौन सा, वर्षा वाला, होने वाला वर्षा का वॉल्यूम। ठीक है, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्वेश्चन कि हर साल जो हमारे पास रेनफॉल होता है, जो रेनफॉल होता है ओशियंस के अंदर जो होता है, और वो मिनरल वाटर के अंदर जो हमारा रेन वाटर मिक्स हो जाता है, उसका अमाउंट पूछा हुआ है। ठीक है, और ये पूछा गया, अब आप कहोगे कि ये ऐसा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछ लिया, ये डीएमआरसी में पूछा है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने उठा के, फैक्ट बेस्ड डेटा है सीधा सीधा जो आपको याद करना है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन पे नहीं जाएंगे हम लोग, वो है 4,68,000 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या पूछा गया है कि ओशियंस के अंदर मिक्स होने वाला जो रेन वाटर है उसका अमाउंट कितना है पर ईयर। ठीक है, तो वो कितना है 4,68,000 मीटर क्यूब। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑडिट क्लासेस का, उस पर मिल जाएगी, लिखने की कोशिश मत करो। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वही जो भी हम बात कर रहे थे कि वाटर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये ऐसे लाइन याद करनी है। ठीक है, लाइनें भी याद रखो, मेरी भी थोड़ी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है इनकी, पर हाँ मैं डेटा नहीं भूलता, डेटा हमेशा याद रहता है मेरे को, 99% केसेस में सही याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, वो पूछा है कि वाटर कंट्रोल, वाटर ये फिर मैंने उल्टा लिख दिया, देखो वाटर ये आएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर याद रखेंगे डायरेक्ट 1974। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये 17 है, देख लेना आप लोग। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। वो पूछा कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड पूछी है, कहां पर, फुली फ्लशिंग कॉलोनीज के अंदर। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप लोग कि फुली फ्लशिंग कॉलोनीज जो होती है उनके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो पर डे की कितनी होती है, 200 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में काफी टाइम देना पड़ता है इसीलिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछा कि एक टाउन जो है उसमें सप्लाई स्कीम जो है वो डिजाइन की जा रही है। इन अ टाउन वाटर सप्लाई स्कीम्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स आर डिजाइंड फॉर। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर। तो इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर जो है वो क्या होगा, चार ऑप्शन मैं दे सकता हूं आपको। ठीक है, मैंने दे दिया कि भैया 10, 20, 30, 40 फैक्ट बेस्ड डेटा है, याद रखो। वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो हमेशा डिजाइन की जाती है 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये कल मैं आपको पूरी टेबल दूंगा कि पाइप्स कितने के लिए डिजाइन की जाती हैं, कितने ईयर्स के लिए डिजाइन की जाती हैं, किस डिमांड के लिए डिजाइन की जाती है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए की जाती हैं या एवरेज के लिए की जाती हैं, को इंसिडेंट ड्राफ्ट, सब कुछ कल के लेक्चर में मिलेगा आपको। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल के लेक्चर में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसमें पूछा था कि टाउन के अंदर सप्लाई स्कीम जो है, वाटर सप्लाई स्कीम जो डिजाइन की जा रही है, कितने ईयर्स के लिए डिजाइन की जाती है, तो ये 30 ईयर्स के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो फिर से पूछा हुआ है ये ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा ये पूछा हुआ अभी पता है जेई के एग्जाम में। अब आप कहोगे कि सर जेई के एग्जाम में तो ज्यादातर पीडब्ल्यूडी की सीटें होती हैं या डब्ल्यूआरडी की सीटें होती हैं, इरिगेशन पूछना चाहिए, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर डालते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, करंट अफेयर में भी आ जाता है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें तो याद करना ही करना है, क्योंकि हम तो एग्जाम ही ऐसे देने वाले हैं बोर्ड का, जो बात ही किसकी कर रहा है, पोल्यूशन की बात कर रहा है।
तो ये क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ठीक है, वो क्या पूछा हुआ है, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी जो है पहली बार कब आई थी, ठीक है, पहली बार कब इंडिया के अंदर नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो आई थी, और या मैं यूं कहूँ कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो है कब इंडिया के अंदर लागू की गई थी, तो ये भैया लागू की गई थी 19